बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं पहले आईपीएल की जो भी फिक्सिंग हुई है, जो भी बेटिंग हुआ है, जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफ है। अब देश में कानून मंत्री कह रहे हैं कि वो कड़ा कानून बनाएंगे और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली साहब और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला साहब मिलकर जाते हैं, कहते हैं आप कानून बनाइए। कानून मंत्री मानते हैं और वो देश को बताते हैं कि वो करे कानून की आवश्यकता है और उस पर बातचीत चल रही है, कार्रवाई होगी और कानून बनेंगे। लेकिन इस बीच में 27 मई से लेकर 2 जून तक बीजेपी का जेल भरो आंदोलन चलेगा और वो भ्रष्टाचार, घोटाले और घपले जो यूपीए के सरकार में हुआ है, यूपीए 2, उसके खिलाफ वो करने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और नितिन गडकरी जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो शामिल नहीं होने की उनकी बात बताई जा रही है। लिस्ट में उनके नाम नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। आडवाणी जी का कार्यक्रम नहीं है इसमें और कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी कार्यक्रम नहीं है इसमें। जिनके कार्यक्रम है उनके अभी तो ये हमारा ये इस आंदोलन का एक पहला फेज है, उसके बाद अभी आंदोलन और भी होगा। अभी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी और कुछ होना है आगे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के, आपको याद होगा जब यूपीए के 4 साल पूरे हुए थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही शेर कहा था कि सितारों के आगे जहां और भी है, और बीजेपी के प्रवक्ता भी उसी शेर को दोहरा रहे हैं। अब इन दोनों का मतलब आपको खुद निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने साथ जो पत्रकार हमारे विश्लेषक बैठे हुए हैं, पुष्पेंद्र, डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने दोनों ने कहा सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये इम्तिहान जो शुरुआत हुई है, जो बीजेपी करने जा रही है, अब ये मुझे लगता है कि ये सितारों के आगे जहां और भी हैं, ये आडवाणी जी, गडकरी जी और जोशी जी के लिए कह रहे हैं या देश के लिए कह रहे हैं और या कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। अपने शेर को मैं समझता हूं कि विस्तारित करें। ये तीनों नाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, तीनों लोग साबिक सदर रह चुके हैं और तीनों 3 धुरियों पर हैं और इनका बिल्कुल एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं है। हाल के दिनों में अब ये कहा जा रहा है, मुझे लगता है जो रणनीति है जिसको शायद नहीं बता पा रहे हैं ये, कि जेल भरो आंदोलन राजनाथ की जेर क़यादत में ये हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आडवाणी जी के ना चाहते हुए भी और गडकरी के ना चाहते हुए भी जो सबसे एग्रेसिव फेस है, जिसको मैं कह सकता हूं कि मोदी से भी ज्यादा हेटेड फेस है, उस अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। इससे भी साफ जाहिर हो गया कि ये पार्टी किसके कहने पे चल रही है। और ये तीनों लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के हार्डकोर अपोनेंट हैं। और इन तीनों लोगों को मैं समझता हूं कि अभी हाल के दिनों में जो पार्लियामेंट, नितिन गडकरी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नरेंद्र मोदी के अपोनेंट है। नहीं, लेकिन जो भूपेंद्र धर्मानी जी, लेकिन नितिन गडकरी को लेकर के धर्मानी जी से पूछते हैं, धर्मानी जी ये खबर में इसमें क्या बात है? ये महज एक इत्तेफाक है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, या लगता है कि ये किसी रणनीति का हिस्सा है, या फिर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का परिणाम है? देखिए, मेरे को ये लगता है कि अभी जो अपन इससे पहले मुद्दे पर बात कर रहे थे जी, फिक्सिंग, आप पहले तो थोड़ा सा उस पर नजर अगर डालें जी कि 26 को आईपीएल खत्म हो रहा है और 27 को भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया जा रहा है जी, और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो खुलकर भ्रष्टाचार में जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उस राजीव शुक्ला का इस्तीफा मांगने से कतरा रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर, अब अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये तीनों नेता, जैसे आपने अभी कहा कि तीनों नेता वरिष्ठ नेता हैं, तीनों पदाधिकारी रहे हैं, तीनों अध्यक्ष रह चुके, तीनों अध्यक्ष रहे हैं, अपना अपना स्थान है, बड़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन है आडवाणी जी की भी और मुरली मनोहर जोशी की भी। और मुझे लगता है कि इन तीनों का इस जेल भरो आंदोलन में शामिल ना होना एक अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे प्रवक्ता ने कहा कि अभी हमने ये पहला फेज है, दूसरे फेज में उन लोगों को भी शामिल, वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, अगर उस पर विश्वास किया जाए तो लगता है कि शायद अब जैसे 4 साल पूरे हुए हैं और कांग्रेस ने अपना जश्न मनाया है,
तो उसको काउंटर करने के लिए जो रणनीति है, इसको लंबा खींचने का एक योजना हो सकती है पार्टी की। और इसमें क्योंकि चुनावी वर्ष है, मैं तो ये इसको, क्योंकि 5वां साल जो है उसमें 6 महीने के बाद तो सरकार के जितने भी नेता हैं, जितने भी सरकारी अफसर हैं, वो भी आकलन लगाने शुरू कर देते हैं कि अगली सरकार किसकी है, उसके हिसाब से रणनीति शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने की जो सरकार बची है, अगर समय पर चुनाव होते हैं तो, जैसे कि अटकलें हैं कि नवंबर में भी हो सकते हैं, तो ये जो अभी एक 9 साल का इन्होंने अपना खाका दिया है, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए मेरे को लगता है ये 1 सप्ताह है। उसके बाद इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसमें वहाँ पर चर्चाएं होंगी, वहाँ पर भाषण होंगे। और मुझे लगता है जो अभी बात कही अमित शाह को उत्तर प्रदेश का जैसे मुख्य प्रभारी बनाया गया है, ये भी अपने आप में एक संकेत है कि पार्टी पर वर्चस्व जो है उसको लेकर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी नहीं, तो मैं वही आपसे जो पूछना चाह रहा था, पुष्पेंद्र जी भी पूछना चाह रहा था कि बीजेपी में जो समस्या बताई जाती है वो समस्या नेताओं की नहीं, नेतृत्व की नहीं है, वहां टू मेनी ज्यादा है, वहां इतना ज्यादा है कि उसको लेके लगातार झगड़े हो रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। मुझे नेतृत्व को लेके बीजेपी में जो झगड़ा है, जो बवाल है, जो वहां जो अंतर्विरोध है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको लेके खबरें लगातार छपती रही हैं, आती रही हैं। और उस स्थिति में जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई मुहिम को अंजाम देने जा रहे हो, और ऐसे स्थिति में अगर एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें 3 भाजपा के सबसे जिसे कहते हैं कि सर्वोच्च, जिसे कहते हैं गाइड, मार्गदर्शक, जिसे अडवाणी जी कहते हैं, उनका नाम नहीं है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक कद्दावर नेता है, उनका नाम नहीं है। और गडकरी जी जो पूर्व अध्यक्ष थे अभी कुछ दिन पहले, उनका नाम नहीं है। ऐसे में संकेत लोगों के मन में क्या जाता है कि भाजपा का नेतृत्व की लड़ाई वाकई, जिसे कहते हैं कि लोग कहते नहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या ये धुआं जो है कहीं आग है? नहीं, मैंने जैसे कहा ना आपको कि ये प्रश्न तो खड़े करता ही है। और जब आप सरकार के खिलाफ इस तरह सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और एक अहम मुद्दे को लेकर उतरने जा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन की आपने घोषणा की है, और एक जिसे कहते हैं ना राष्ट्रव्यापी आपने आंदोलन का बिगुल बजाया है, तो ऐसे में इन वरिष्ठ नेताओं का इसमें सहभागी ना होना प्रश्न खड़े करता है और भ्रांति भी उत्पन्न करता है। और इस भ्रांति को जितनी जल्दी भाजपा दूर करेगी, उतना ही मेरे को लगता है ये जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता को आपने सुना, क्या वो उसको दूर कर पाए? मेरे को लगता है उन्होंने उसको कवर अप तो किया है कि इसका ये पहला फेज है, सेकंड फेज में ये नेता भी भाग लेंगे, ऐसी बात तो उन्होंने कही है। लेकिन मैं उससे हटकर बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले फेज में भी क्यों नहीं वो नेता आए, जो नेता इस मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की जब भी बात आती है, अडवाणी जी का नाम आता है और जोशी जी भी उसी स्तर के नेता हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस भ्रांति को पैदा होने नहीं देना चाहिए था। और अगर ये आंदोलन की घोषणा की गई थी तो उस आंदोलन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। पुष्पेंद्र, दूसरा जिसका पक्ष है वो रामपुर चुना गया है, जहां अमित शाह जो नरेंद्र मोदी के सबसे क्लोज है, जिनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में रामपुर एक ऐसा जगह है जहां पर कि अमित शाह जो है वो गिरफ्तारी देंगे, नई दिल्ली में राजनाथ सिंह देंगे। रामपुर, लखनऊ की बात समझ सकते हैं, गोरखपुर की बात समझा जा सकता है, रामपुर और अमित शाह। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता यहाँ मौजूद हैं और जिन लोगों ने भी अलग अलग प्रदेश में लोगों को प्रभारी बनाया है, मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का गणित नहीं पता। और उस गणित को ध्यान में रखते ही अमित शाह, जो अभी सोहराबुद्दीन केस के सिलसिले में जिन पे केसेस चल रहे हैं, जो अपने ज़िले से जिनको निकाल करके बाहर भेजा गया और अभी एक राहत के तहत वो बाहर आए हुए हैं, अमित शाह का चेहरा मोदी से ज़्यादा खतरनाक है, ये मानना है। और मुझे लगता है कि अमित शाह ने जिस तरीके से अपने इस जेल भरो आंदोलन के लिए रामपुर, जो कि मुसलमानों की मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जहां का एक नेता उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री है, उस मंत्री की छवि यह है कि वो हद दर्जे का कम्युनल मंत्री है। उसके बयानों को देखें कि भारत माता एक डायन है, कब तक मुसलमानों का खून पिएगी, ये तमाम बातें उसके माजी से जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस टेस्ट पे चली गई है, वो वहां हिंदुओं को लुभाने नहीं गई है, वो रामपुर की जो
जेल भरो का जो उनकी शुरुआत है, मैं समझता हूं कि वो टेस्ट होगा कि अमित शाह के उस आंदोलन में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर है उनके मन में और जो कुछ उनको किया है उससे कितना माइलेज हो सकता है। ये कहीं मुझे लगता है कि जो बैलेंस है कम्युनल टेंशन का, ये उसको जन्म देगा और उस कम्युनल टेंशन से ये भी महसूस होगा कि अमित शाह के पीछे कितनी बड़ी फॉलोइंग है। अगर रामपुर में अमित शाह कामयाब हो गए तो फिर आज मोदी को सेंटर में लाने में ज्यादा आसानी होगी। अमित शाह को आगे करके पानी टेस्ट करने की कोशिश की गई है, इसीलिए उन्होंने रामपुर चुना है। हरिद्वार नहीं चुना उन्होंने, बनारस नहीं चुना उन्होंने, लखनऊ नहीं चुना उन्होंने मुसलमानों की वो वनरेबल कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है जहां मुसलमान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वहां क्या रिएक्शन होता है ये देखना चाहती है। हरिकेश जी, एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ, घपले के खिलाफ जो है देश भरो आंदोलन है और दूसरी तरफ आपने फिक्सिंग में देखा कि वहां कितना ज्यादा सामंजस्य स्थापित हो चुका है कि एक नए प्रयास से नए कानून बनाए जा रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का लोकतंत्र में यह रूप बहुत कम दिखने को मिलता है। एक तरफ तो आप जेल भरने जा रहे हैं, एक चीज आपको मैं बताऊं, फिक्सिंग ये भी कुछ तो कभी कभी कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं। हम लोगों को नेगेटिव चीज़ों में कभी कभी पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है, पॉजिटिव में कभी कभी नेगेटिव ढूंढते हैं लोग। ये दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कि जो पार्लियामेंट में भी जो बातें होती हैं, तो कुछ ऐसे इशूज आते हैं जो सार्वजनिक हित से जुड़े हुए होते हैं सारे देश की जनता से। बिल्कुल। उनमें कई बार आमतौर से एक सर्वदलीय सहमति होती है, उसके लिए सर्वदलीय बैठक होती है, सर्वदलीय सहमति भी हो जाती है कि ठीक है। जैसे मान यहाँ सर्वदलीय ऑटोमेटिक एकता है। एक मिनट आपको उदाहरण जल्दी का देता हूँ। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हो रहा था, हमारे पास समय कम है, आप आखिरी में। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हो रहा था तो सभी पार्टियों ने मिल करके एक संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पास किया था अन्ना हजारे के मामले में। वहां पर सर्वदलीय सहमति हुई थी, बिल्कुल इशू पॉजिटिव था। दुर्भाग्य है कि कभी कभी कुछ ऐसे इशूज भी आते हैं जिसमें कि आप कुछ निगेटिव एलिमेंट देखते हैं, उसमें भी कई बार सहमति होने लगती है। तो जब वह सहमति होने लगती है तब इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी। अब ये चीज, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट तो है, एक पॉइंट है कि अगर मैच फिक्सिंग हो रही है, ये बेटिंग वगैरह करके सारे मामले को खराब करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग उसमें ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं और सारे खेल के पूरे उसका जो परिदृश्य है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अगर सब लोगों की सहमति बने तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, यहाँ कार्रवाई की नहीं है, यहाँ सवाल है आगे कानून बनना चाहिए। यहाँ कार्रवाई के लिए बात नहीं हो रही है, यहाँ नैतिकता की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप जेल भरने जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भरने जा रहे हैं, घपले के खिलाफ जेल भरने जा रहे हैं, घोटाले के खिलाफ जेल भरने जा रहे हैं। पॉलिटिकल इशू है, उनका पॉलिटिकल इशू है, उस इशू को उन्होंने ढाक करके अगर उन्होंने किया है तो अपना करें, लेकिन उनको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ जैसे नितिन गडकरी उसमें नहीं भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर उसे वो ये जानबूझ के पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में अडवाणी जी और उनके जोशी की शायद ये बात हो सकती है। देखिए, ये पार्टी विद डिफरेंस हमने कहती थी, पार्टी तो रह नहीं, पार्टी ऑफ डिफरेंसेस नहीं है, अब वो नहीं, पार्टी ऑफ डिफरेंसेस नहीं, हाँ पार्टी ऑफ डिफरेंसेज हो गई है इसमें। लेकिन वो एक बहाना बनाएंगे कि गर्मी का दिन है और मोदी जी और वो अडवाणी जी और जोशी जी बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, 80 साल के उम्र से ऊपर नीचे वाले लोग हैं, लेकिन आपको नहीं ऐसा कुछ कह देंगे बाद में। तीन बड़े नेता नहीं हिस्सा ले रहे, उसमें हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस बहुत बड़े कोलगेट घोटाले की जिसकी बात हो रही है और ये यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मैं कह रहा हूं कि कोलगेट का एक बहुत बड़ा जेल भरो की बात है, लेकिन है भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन इस कोलगेट का जो एक मंत्री है जिसके को बस जबरदस्त आरोप है, वो कानपुर में, ये उत्तर प्रदेश में, ये वहां से क्यों नहीं हुई है? रामपुर में कोई घोटाला नहीं हुआ है, रामपुर चुना क्यों गया है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की आड़ में दूसरी चीजें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन जनता जवाब जानती भी है, वो देख भी सकती है, समझ भी सकती है। और आप सबका, पुष्पेंद्र जी, हरिकेश जी, भूपेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।